So now I am going to deal with very extraordinary refrigeration air conditioning system, the latest one. That is the latest one. And Daikin's Industries Limited, that is from Japan, they have developed this one. And this system is known as VRV system. VRV, variable refrigerant volume system. So what is that variable refrigerant volume theory? It is a multi-split type air conditioner. VRV has also been referred as VRF, variable refrigerant flow. इसका दोनों नाम है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो भी बोलते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं. That uses a variable refrigerant flow control to provide customer with ability to maintain individual zone control in each room and floor of a building. मतलब इसके थ्रू जो है हम डिफरेंट बिल्डिंग्स में डिफरेंट फ्लोर पर डिफरेंट रूम में हम जो टेम्परेचर चाहें, हीटिंग चाहें, कूलिंग चाहें, वो हम क्रिएट कर सकते हैं with this VRV technology. The compressor unit is controlled by a variable speed drive which may operate more efficiently than conventional compressor or simple compressor of the similar size. अब यहाँ पर हम लोग कंप्रेसर जो होता है, स्पेशल कंप्रेसर हमारा होता है, एंड दैट इज़ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव कंप्रेसर. तो ये VRV और VRV हम लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि VRV नाम जो है डैकिन कंपनी ने अपने नाम से इसको करा लिया है, रजिस्टर्ड करा लिया है, और VRF जो है वो हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं. तो जितनी भी कंपनियां जो डैकिन्स नहीं हैं वो VRF के नाम से अपना इस पर काम करती हैं. चीज़ दोनों एक ही है, VRF और VRV दोनों चीज़ एक ही है. VRV use refrigerant as cooling and heating medium. The refrigerant is conditioned by single outdoor condensing unit. सिंगल आउटडोर कंडेंसिंग यूनिट, एक ही कंडेंसिंग यूनिट होता है बाहर में, दैट इज़ योर सिंगल आउटडोर कंडेंसिंग यूनिट, एंड इज सर्कुलेटेड विद इन द बिल्डिंग टू मल्टीपल फैन कॉइल यूनिट. डिफरेंट फैन कॉइल यूनिट में इसको जो है सर्कुलेशन करते हैं. कम इन द टू फॉर्मेट, दो फॉर्मेट में ये अवेलेबल है. In two format system, which is commonly referred as heat pump system, all the zone must either be all in cooling or all in heating. इसमें 2 पाइपलाइन सिस्टम होता है, 3 पाइपलाइन सिस्टम होता है. 2 पाइपलाइन सिस्टम में एक सिस्टम होता है हीट पंप सिस्टम. हीट पंप सिस्टम में या तो उसको एज ए कूलिंग हम यूज़ कर सकते हैं या एज ए हीटिंग यूज़ कर सकते हैं. ये नहीं हो सकता है कि एक कमरे में हीटिंग हो रहा, दूसरे में कूलिंग हो रहा. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद हीट पंप सिस्टम. आइदर वी विल गो फॉर द ऑल द रूम कूलिंग और वी विल गो फॉर ऑल द रूम हीटिंग. दैट इज़ योर हीट पंप सिस्टम. उसके बाद एंड दिस इज़ योर 2 पाइप सिस्टम. ए 3 पाइप हीट रिकवरी सिस्टम, 3 पाइप वाला होता है उसको बोलते हैं हीट रिकवरी सिस्टम. हैज़ द एबिलिटी to simultaneously heat certain zone while cooling other. 3 पाइप सिस्टम जिसको कि हीट रिकवरी सिस्टम बोलते हैं, उसमें हम कूलिंग भी पा सकते हैं, हीटिंग भी पा सकते हैं एट ए टाइम while cooling others. That is mean VRV system have a unique ability to extract heat out of area requiring cooling and put it into the zone requiring heating. है ना, एक जगह से हीट को उठा करके वो दूसरे जगह में डाल सकता है और दूसरी जगह के कूलिंग को उठा के दूसरी जगह के हीटिंग में डाल सकता है. इन बोथ 2 पाइप and 3 पाइप सिस्टम with refrigerant heat recovery, 1 or more heat recovery unit are included between the compressor unit and fan coil unit. ठीक है, इसमें 2 टाइप के सिस्टम हो सकते हैं. 2 पाइप सिस्टम भी हो सकता है, 3 पाइप सिस्टम भी हो सकता है.
2 पाइप सिस्टम जो है वो कॉमन होता है, उसमें हम हीटिंग या कूलिंग क्रिएट कर सकते हैं। 3 पाइप सिस्टम में हम हीटिंग कूलिंग दोनों एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं। This unit control the flow of liquid and vapor refrigerant between the fan coil unit in heating or cooling mode and minimizes the load on the compressor, है ना। फैन कॉयल यूनिट में हम flow of the liquid or vapor refrigerant between the fan coil unit in is heating or cooling mode and minimizes the load on the compressor. Method vary by manufacturers who provide their own valves, heat exchangers, control and other component. ठीक है। Now come results and discussion. Results and discussions. Advantage क्या है इसका? VRV system in the building can conserve space for installation. मतलब कम से कम जगह में लग जाता है। द स्पेस एफिशिएंसी इज इन्हांसिंग बाय कॉम्पैक्ट साइज ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, द लॉन्ग मैक्सिमम पाइपिंग लेंथ एंड टू यूटिलाइज ए लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग सिस्टम विथ सिंगल पाइपिंग सिस्टम। एक सिंगल पाइपिंग सिस्टम से जो है हम काफ़ी जगह पर एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं और पाइपिंग का लिमिट 150 फीट पाइप तक का के अंदर हम काम कर सकते हैं और एट ए टाइम 60 यूनिट हम लगा सकते हैं एक साथ। बिसाइड्स दैट द सिस्टम प्रोवाइड सुपीरियर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली इन चेंजिंग ऑफ लेआउट दैट कैन बी मेड इजीली। न्यू कंप्रेसर टेक्नोलॉजी एलिमिनेट्स द नीड फॉर पाइपिंग कैलकुलेशन, है ना। पाइपिंग कैलकुलेशन हमको बहुत कम करना पड़ता है, विच शॉर्टन द टाइम नीडेड फॉर डिज़ाइन। VRV delivers ultimate reliability of HVAC system in the building. VRV सिस्टम बहुत ही रिलायबल सिस्टम। नाउ टाइप ऑफ फेल्योर, क्या क्या किस टाइप के फेल्योर इसमें हो सकते हैं? द लीक्स स्पेशली ऑन द जॉइंट विच में इन्वॉल्व रीपर्जिंग the line with nitrogen or reassembling flared joint. The system must then be thoroughly evacuated to remove all air and moisture that may take several days, है ना। several days तक लग जाते हैं हमको उसको खाली करने में, उसका नाइट्रोजन भरने में, फिर हमको रीस्टार्ट करने में। Electrical, electronic and control component failures can add do occur. Refrigerant R410 रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। ये रेफ्रिजरेंट मिक्सचर होता है दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर होता है और लिक्विड फॉर्म में इसको चार्ज किया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी रेफ्रिजरेंट चार्ज होते हैं गैसियस फॉर्म में चार्ज होते हैं। गैसियस फॉर्म में अक्सर रेफ्रिजरेंट चार्ज होते हैं, लेकिन ये रेफ्रिजरेंट ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में चार्ज होता है। ये रेफ्रिजरेंट जो होता है लिक्विड फॉर्म में चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ बड़ा ध्यान देने की चीज़ है। तो R410 रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में चार्ज किया था। अब चैलेंज क्या है? फिजिकल लीक डिटेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट एज द रेफ्रिजरेंट पाइप आर इंसुलेटेड। जल्दी फिजिकली आप लीक डिटेक्शन नहीं कर सकते चूँकि इंसुलेशन पूरा किया हुआ है। प्रिकॉशंस, द सिस्टम शैल बी डिज़ाइंड बाई ए कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एयर कंडीशनिंग इंजीनियर, है ना। ये नहीं कि जो चाहा लगा दिया कर दिया, नहीं, जो एयर कंडीशनिंग इंजीनियर होगा वही इसको कर पाएगा। यूज़ ए सप्लायर अप्रूव्ड क्वालिफाइड इंस्टॉलर, जो सप्लायर अप्रूव करेगा वही आपको काम करेगा। यूज़ करोजन ट्रीटमेंट आउटडोर यूनिट टू मैक्सिमाइज देयर लाइफ। करोजन ट्रीटमेंट भी करना चाहिए उनको जो बाहर में यूनिट लगे हुए हैं। इंश्योर आइसोलेशन वाल्व विद सर्विस पोर्ट आर फिटेड फॉर एवरी इंडोर यूनिट। आइसोलेशन वाल्व हर एक यूनिट को, जैसे मान लो कि कई यूनिट लगे हुए हैं, एक यूनिट ख़राब हो गया नहीं चल रहा है, तो ये नहीं कि सभी यूनिट भी बंद करने पड़े, उसको आइसोलेट कर दिया हमने, बाकी यूनिट हमारे चल रहे हैं।
Make sure all the brazing is done using nitrogen purging and at least some joints are witnessed. नाइट्रोजन पर्जिंग करके तब जॉइंट बनाया जाता है. मेक श्योर पाइप वर्क प्रेशर टेस्ट अंडरटेकन इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन. मैन्युफैक्चर जैसा रिकमेंड करेगा हमें उसी हिसाब से उसका जो हम पाइप वगैरह जो है डिज़ाइन करेंगे. द सिस्टम शैल बी कमीशनड बाय सप्लायर अप्रूव्ड एजेंट. जो सप्लायर का एजेंट है, अप्रूव्ड एजेंट, वही कमीशनिंग में हमको साथ में रहेगा, तभी हम कमीशन करेंगे. VRV इज़ टर्म्ड कॉपीराइट बाय डेकिन्स, वन ऑफ द ट्रू लीडर इन HVAC इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. डेकिन कंपनी जो है उसने अपने नाम से पेटेंट करा रखा VRV को. VRV जो है डेकिन्स के नाम से पेटेंट है, कोई दूसरा उस पर काम नहीं कर सकता VRV का नाम लेकर के. इसलिए बाकी लोग VRF का नाम लेकर के पेटेंट काम करते हैं. तो डेकिन्स कंपनी जो है जापान की कंपनी है जिसने कि अपने नाम से इसको पेटेंट कर रखा है. VRF द सेम बेसिक टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दोज सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर कंपनीज, जैसे फुजी एट्सेट्रा. जितनी भी कंपनी है वो VRV के नाम से काम नहीं करेंगे, क्योंकि VRV जो है डेकिन्स के नाम से पेटेंट है. डेकिन कंपनी ने अपने नाम से इसको रजिस्टर्ड करा लिया, तो उसकी कंपनी का नाम हम नहीं यूज़ कर सकते. इसलिए बाकी कंपनियां जो हैं वो VRF के नाम से काम करती हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के नाम से. मल्टी स्प्लिट सिस्टम, इट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द स्प्लिट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग. हाउएवर इन दिस केस देयर आर मल्टीपल एवापोरेटर यूनिट कनेक्टेड टू द कंडेंसिंग यूनिट. ठीक है. अब आपका स्प्लिट एसी में क्या है? स्प्लिट एसी में एक कंडेंसर है और कंप्रेसर है, ये बाहर लगा रहता है. अंदर में क्या होता है? एवापोरेटर रहता है और एक्सपेंशन वाल्व रहता है. ये तो सिंगल यूनिट हो गया. अब एक ही कंप्रेसर, एक ही कंडेंसर से अगर हम एक लाइन और निकाल दें, एक लाइन और निकाल दें, 3-4 लाइन निकाल दें और हर जगह अलग अलग हम एयर कंडीशनर लगा दें, कहीं स्प्लिट लगा दें, कहीं हम कैसेट लगा दें, कहीं हम विंडो लगा दें, कुछ मतलब अलग अलग सब में लगा दें, तो ये हमारा हो जाएगा तुम्हारा स्प्लिट एसी मॉडिफाइड. These simple systems were designed mainly for small to medium commercial application, where the installation of duct work was either too expensive or theoretically or aesthetically unacceptable. अब VRF में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर डक्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी डोंट नीड एनी डक्ट सिस्टम. ठीक है. VRF में हमको कोई भी डक्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डक्ट सिस्टम जो टोटल हमारा एयर कंडीशनिंग का इंस्टॉलेशन होता है उसका 20 to 30% जो है डक्ट सिस्टम पर पैसा खर्च हो जाता है. तो डक्ट सिस्टम हमारा इसमें नहीं लगता है, यही इसका मेन एडवांटेज है. The small bore refrigerant piping which connects the indoor and outdoor unit require much lower space and is easier to install than the metal ducting. है ना. पाइप को फिटिंग करना, पाइप लगाना वो डक्ट लगाने से ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि डक्ट लगाइएगा आप तो दीवार के साथ उसको मैच कराना पड़ेगा, जगह जगह पर उसको हैंडल फ्रेम देना पड़ेगा, उसको हैंग करना पड़ेगा. लेकिन VRV सिस्टम या VRF सिस्टम में अगर सिर्फ पाइप का वर्क है, पाइप वर्क में हमको कहीं भी हैंगिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ग्राउंड में ही पाइप को सीधा फैला सकते हैं. आज इंस्टॉल मेटल डक्टिंग. ईच इंडोर यूनिट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रेफ्रिजरेंट पाइपिंग वर्क कनेक्टिंग टू द आउटडोर यूनिट. हर एक इंडोर यूनिट का पाइपिंग वर्क उसका अलग अलग होगा, हर एक का अपना अलग अलग पाइपिंग वर्क होगा. तो इस तरह से हमारा जो यूनिट है जिसको कि हम बोलते हैं VRV है या VRF यूनिट बोलते हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कूलिंग एंड हीटिंग साइकिल. इसमें हीट रिकवरी सिस्टम, हीट रिकवरी VRF, इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है वो R410A या R407C, ये 2 रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं. अब इसमें कूलिंग एंड हीटिंग साइकिल, इसमें हीट रिकवरी सिस्टम में हमारा हीटिंग और कूलिंग दोनों हो जाता है, दोनों एट ए टाइम हम क्रिएट कर सकते हैं. और
ओनली कूलिंग, अगर हीट रिकवरी नहीं है, हीट पंप सिस्टम है तो ओनली कूलिंग कर सकते हैं, हीट पंप सिस्टम है तो ओनली हीटिंग भी कर सकते हैं, और ये दोनों नहीं है तो सिर्फ एक ओनली कूलिंग सिस्टम करके भी हम कर सकते हैं काम। अब इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक डायग्राम दैट इज़, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम VRV VRF सिस्टम के लिए आउटडोर यूनिट, ये आउटडोर यूनिट हमारा हो गया। इसमें हमारा कंप्रेसर हो गया और कंडेंसर हो गया, दो चीज़ यहाँ पर हो गया। अब देखिए, एक पाइप से आ रहा है ये, और एक पाइप से एक दो तीन चार जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी पाइप से। लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से आ रहा है, और ये आपका सीलिंग कैसेट टाइप का कंडीशनर लगा हुआ है, ये वॉल माउंटिंग टाइप का लगा हुआ है, ये फ्लोर माउंटिंग टाइप का लगा हुआ है, ये फ्लोर माउंटिंग कैसेट लगा हुआ है। तो सबका अलग अलग सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम सबका अलग अलग है, तो सब में रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो होगा वो अलग अलग होगा। तो ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व होता है, सेपरेशन ट्यूब होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व होता है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सेपरेशन ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व, ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो सेपरेशन ट्यूब में आपका क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको सेपरेट, कुछ पार्ट जो हमने दे दिया इसमें सीलिंग कैसेट वाले में दे दिया, फिर वो बचा हुआ आगे गया, फिर वहाँ पर एक सेपरेशन ट्यूब लगा हुआ है, कुछ पार्ट हमने दे दिया वॉल माउंटिंग वाले में, फिर हमारा रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ा है, आगे गया है तो वहाँ पर फ्लोर माउंटिंग है, कुछ पार्ट हमने फ्लोर माउंटिंग को दे दिया, फिर रेफ्रिजरेंट आगे गया और फाइनली चला गया हमारा जिसमें जो कि हमारा फ्लोर माउंटिंग कैसेट है। फिर रिटर्न में अब गया, अंदर गया, इसके बाद जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं, जो कि जिसमें स्टेपर मोटर लगे रहते हैं, स्टेपर मोटर जो कि सर्टेन एंगल पर ही सिर्फ खुलते हैं, थोड़े से एंगल सिर्फ खुलेंगे, स्टेपर मोटर उसको बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अलग से स्टेपर मोटर का डिज़ाइन एक्सेट्रा है। तो स्टेपर मोटर लगा रहता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व में, जो कि सर्टेन एंगल पर ही सिर्फ खुलता है, बंद होता है। इस तरह से ये बेसिक रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेशन साइकिल हमने आपको बताया, एंड दैट इज़ योर VRV एंड VRF। अब इसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं। दैट इज़ वी हैव गॉट टू कंप्रेसर्स, एक कंप्रेसर नॉर्मल कंप्रेसर है और एक इन्वर्टर कंप्रेसर है। इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है, ये VFD मॉडल होता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव विद इन्वर्टर कंप्रेसर। इन्वर्टर कंप्रेसर में वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। अब वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव क्या होता है ये भी थोड़ा सा जान लें हम लोग तो अच्छा है कि जो हमारा मोटर का करंट जा रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी हम वेरी कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी वेरी करने के लिए यहाँ पर VFD सर्किट होता है जिसके थ्रू उसकी फ्रिक्वेंसी वेरी करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी वेरी करने से क्या फ़ायदा होता है कि मोटर का RPM जो है वो घट बढ़ सकता है। मोटर का RPM कितना हमको चाहिए, सिग्नल मिलता है मोटर को, उसके हिसाब से उसका RPM घट बढ़ सकता है। दूसरा हो गया नॉर्मल कंप्रेसर हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक लगा हुआ आपका एक्यूमुलेटर। तो एवापोरेटर से जो भी आपका एवापोरेटर से गैस आ रहा है वो सीधा आएगा एक्यूमुलेटर में। मान लीजिए कि इसमें कोई भी लिक्विड पार्टिकल अगर रह गए हैं, एवापोरेटर में आएगा, जब एवापोरेटर से आएगा तो लिक्विड पार्टिकल अगर रह गए हैं तो एक्यूमुलेटर में आके इकट्ठा होगा तो लिक्विड नीचे रह जाएगा और गैस जो है वो ये यू ट्यूब लगा हुआ है उसके थ्रू जो है कंप्रेसर में जाएगा, दोनों साइड के कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में जाएगा, उसके बाद फिर कंप्रेसर में जाने के बाद जो है वो गैस ऑयल सेपरेटर में जाएगा। क्योंकि रेफ्रिजरेंट के साथ हो सकता है कुछ ऑयल भी आ गया हो, रेफ्रिजरेंट के साथ कुछ हो सकता है ऑयल भी आ गया हो, तो ऑयल शुड नॉट गो इनटू द रेफ्रिजरेशन एवापोरेटर, तो ऑयल सेपरेटर में जाएगा। ऑयल सेपरेटर स्पेशल डिज़ाइन का होता है, इसमें स्पायरल नॉट दैट इज़ योर स्पायरल सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट इज़ देयर एंड इन दैट अरेंजमेंट द ऑयल एंड रेफ्रिजरेंट गेट सेपरेटेड। ऑयल एंड उसका फ्लाइट जो होता है वो स्पायरल टाइप का होता है। ऊपर से हम ऑयल रेफ्रिजरेंट में जब फ्लो कराते हैं तो उसमें रेफ्रिजरेंट ऑयल जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो स्पायरल के
एंड तक चली जाती है और रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में होता है, वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है ऑयल और रेफ्रिजरेंट जो है सेपरेट हो जाता है, ऑयल सेपरेटर में सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में हमारा हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो है कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद जो है हमारे पास अब चार कमरे हैं, अगर 1 2 3 4 कमरे दिखाई दे रहे हैं ना, हर एक कमरे में हमारे पास लगा हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। हर एक कमरे में एवापोरेटर है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। ये जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तो जो भी कंडेंसर से गैस आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो जिसमें कि आपका स्टेपर मोटर लगा रहता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में, उसके थ्रू ये एवापोरेटर में इंटर करता है। एवापोरेटर में इंटर करता है तो कूलिंग इफेक्ट जो भी होता है ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और ये फिर दूसरे पार्ट में चला जाता है। दूसरे पार्ट में हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, वहाँ से फिर ये एवापोरेटर में जाता है और उस एरिया को ठंडा करता है। तीसरा जो में फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है वो उस एरिया में जाता है, उस एरिया को ठंडा करता है। और फिर फाइनली चौथे में फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा रहता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो कि कूलिंग क्रिएट करता है। फिर यहाँ से गैस सब इकट्ठी होकर के सीधा आ जाती है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में फिर वही प्रोसेस होता है, गैस जो होता है सेपरेट होता है, लिक्विड सेपरेट, गैस सेपरेट हो जाता है, लिक्विड सेपरेट हो जाता है एंड दैट अगेन। और ये एक चीज़ और, जो भी गैस जब लिक्विड ऑयल सेपरेटर में जो ऑयल और गैस जब सेपरेट होता है तो ऑयल जो है वो रिटर्न लाइन से सीधा कंप्रेसर में आ जाता है। चूँकि कंप्रेसर में हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है तो रिटर्न लाइन से सीधा हम कंप्रेसर में उसको दे देते हैं। इस तरह से हम ऑयल बैक कर लेते हैं कंप्रेसर के लिए। तो ये हमारा सिंपल सा डायग्राम हुआ जिसको कि हमने समझाने की कोशिश किया VRV सिस्टम क्या होता है। उसके बाद अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कूलिंग सिस्टम, सिंपल कूलिंग सिस्टम VRV के लिए। VRV में 2 पाइपलाइन से इसमें 2 सिस्टम होते हैं, 2 पाइपलाइन सिस्टम और 3 पाइपलाइन सिस्टम, 2 ही सिस्टम होते हैं इसमें। तो 2 पाइपलाइन सिस्टम में हम पहले आपको दिखा रहे हैं। 2 पाइपलाइन सिस्टम यहाँ पर सिर्फ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, VRV विथ कूलिंग इफेक्ट। तो देखिए 3 जगह दिए हुए हैं आपको। इंडोर यूनिट है 1 2 3 और ये इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है। इन्वर्टर कंप्रेसर क्या करता है, ये इन्वर्टर कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके कंडेंसर में भेज रहा है। कंडेंसर में एक फ़ैन लगा हुआ है जिसके थ्रू कूलिंग होती है इसकी, और ये जो है यहाँ पर आपका लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट फिर आता है इंडिविजुअल यूनिट के लिए, इंडोर यूनिट में आएगा। पहले एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, वहाँ से ये एवापोरेटर में जाएगा। एवापोरेटर में गैसेस फॉर्म में चेंज होकर ये रिटर्न हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में फिर ये दूसरे में जाएगा, यहाँ पर सेपरेशन ट्यूब भी लगा रहता है। सेकेंड पार्ट से फिर ये दूसरे में जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, फिर उसके बाद ये एवापोरेटर के बाद फिर ये वापस होगा गैस वाले हेडर में आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में भी सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, फिर एवापोरेटर है, फिर ये हेडर से होता हुआ इसमें वापस आ जाएगा। ये जितने भी गैस इकट्ठी हुई है ये सब मिल करके फिर सीधा जो है इन्वर्टर कंप्रेसर में जाएगी। इन्वर्टर कंप्रेसर में फिर अंदर के पार्ट में आपका ऑयल सेपरेटर लगा रहता है, एक्यूमुलेटर लगा रहता है, इसके अंदर में होता है। और ये कंप्रेसर इन्वर्टर है। इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में फिर हम बता दें आपको कि इन्वर्टर कंप्रेसर जो होता है वो वेरिएबल स्पीड ड्राइव होता है। जैसा हमें रिक्वायरमेंट होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी इसकी अप या डाउन करते हैं तो मोटर की स्पीड जो होती है वो वेरी करने लगती है। तो इस तरह से जो हमें रिक्वायरमेंट होता है, मान लीजिए 3 यूनिट लगे हुए हैं, 3 यूनिट लगे हुए हैं और 1 यूनिट बंद है, तो 1 यूनिट बंद है तो 2 यूनिट में हमको सिर्फ चाहिए रेफ्रिजरेंट। तो अकॉर्डिंगली हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर जो है फ्लो ऑफ रेट जो है वो रेफ्रिजरेंट का कम कर देगा, क्योंकि उसको सिग्नल मिलेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए ताकि आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कम हो जाए। इससे हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो जो है उसमें कम हो जाएगा। और अगर एक ही चल रहा है तो क्या होगा, उसमें भी हमारा एक ही पर जो है वो 2 बंद रहेंगे तो और फर्दर इसका स्पीड डाउन हो जाएगा।
तो ये वेरिएबल स्पीड ड्राइव है आपका इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से स्पीड बढ़ती है या घटती है। अगर हमको ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा रेफ्रिजरेंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर का आरपीएम जो है बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अब आरपीएम बढ़ जाएगा तो हमारा फ्लो रेट ज़्यादा रहेगा। इस तरह से ये काम करता है आपका कूलिंग, सिर्फ कूलिंग के लिए। दूसरा आता है कूलिंग या हीटिंग, दोनों काम इसमें होते हैं। ये भी आपका टू ट्यूब होता है, इसमें भी 2 ही ट्यूब होते हैं। 2 पाइप सिस्टम ये भी है, ये भी 2 पाइप सिस्टम कंप्रेसर है। यहाँ पर आपका 4 वे रिकवरी वाल्व लगा रहता है, 4 वे रिकवरी वाल्व। बाकी सब चीज़ें वही होती हैं। इंडोर यूनिट 1, 2, 3, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व, और उसके बाद एक NRV लगा रहता है, सब में NRV लगा रहता है। आउटलेट में यहाँ पर ये कंडेंसर है, आपका कंडेंसर यूनिट है। कंडेंसर यूनिट के आउटलेट में भी एक आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व और एक NRV लगा हुआ है। इन कूलिंग इज बाईपास। अब कूलिंग सिस्टम है, अब हीटिंग सिस्टम, दो ये 4 वे रिकवरी वाल्व, ये वाल्व हमारा मेन है। अब हमें सिर्फ कूलिंग चाहिए, सपोज कीजिए सिर्फ हमको कूलिंग चाहिए, तो क्या होगा, कंप्रेसर में जो हमारा गैस आएगा, वो सीधा कंप्रेसर से डिस्चार्ज होकर जो गैस निकलेगा वो सीधा आएगा हमारा 4 वे रिकवरी वाल्व में आएगा। कूलिंग है तो कूलिंग के लिए इस लाइन से फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। उसके बाद आएगा इधर, ये आपका आउटडोर यूनिट हुआ, कंडेंसर यूनिट हुआ। कंडेंसर यूनिट में कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद अब ये NRV के थ्रू जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व जो आपका है, ये कोई एक्सपेंशन तो होना नहीं है, ये NRV के थ्रू पास होकर के आएगा। NRV के थ्रू पास होकर के जब आएगा तो ये यूनिट नंबर 1 में पहले जाएगा। तो NRV के थ्रू नहीं पास करेगा क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व के थ्रू पास करेगा, और यहाँ पर इसका एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है, इसमें इसका एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा, और ये फिर जो है आपका हेडर लाइन में फिर चला जाएगा। दूसरा लाइन जो जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, दैट विल गो टू अनदर पॉइंट, दूसरे इंडोर यूनिट में जाएगा। वहाँ भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, NRV लगा हुआ है। NRV रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जाएगा, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, फिर ये हेडर में आ जाएगा। तीसरा पार्ट फिर सेम कूलिंग इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जाएगा, कूलिंग इफेक्ट करेगा, फिर हेडर में आ जाएगा। और जब ये सब हेडर में आ जाएंगे तो ये सीधा चले जाएंगे आपका 4 वे रिकवरी वाल्व में। 4 वे रिकवरी वाल्व में कूलिंग साइड पर जाएगा, और कूलिंग साइड पर जा करके ये सीधा कंप्रेसर में चला जाएगा और कंप्रेस होने के लिए। तो ये गैस है, गैस जो है कंप्रेस होने के लिए आ गया। अब अगर मान लीजिए हमको हीटिंग क्रिएट करना है, चूँकि हीट पंप VRF में हीटिंग कूलिंग दोनों हो सकता है, तो उस केस में कूलिंग वाला हमारा वाल्व बंद करेंगे, हीटिंग वाला वाल्व चालू करेंगे। तो कंप्रेसर से जो गैस आ रही है हमारी, कंप्रेसर से कंप्रेस्ड होकर जो गैस आ रही है वो हमारा हीटिंग कॉइल के थ्रू आएगी। हीटिंग कॉइल के थ्रू आकर के कंप्रेस्ड होकर के गैस आ रही है, हीटिंग कॉइल के थ्रू आकर के हमारा जाएगी आपके एवापरेटर में जाएगी। यहाँ पर चूँकि गर्म है ये गैस, सीधा गैस हम गर्म करके भेज रहे हैं, तो ये गर्म होकर के सीधा यहाँ आएगी, हीटिंग क्रिएट करेगी, और ये गैस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व से ना पास करके NRV से पास करेगी। NRV से पास करके उसके बाद तब ये जाएगी आपकी, NRV से पास करने के बाद ये जाएगी आपकी सीधा हेडर में जाएगी। तो तीनों का फिर जो है हेडर में जाएगी गैस, तीनों गैसेस हेडर में जाएंगी, और वहाँ से हेडर से जा करके गैसेस जो है वो हमारी हेडर से जा करके फिर वो हीटिंग साइड पर जा करके, हीटिंग वाले कॉइल पर जा करके सीधा वो हमारी चली जाएगी कंप्रेसर में आ जाएगी। और यहाँ से ये जो हमारी गैस आ रही है सीधा, ये हमारा NRV से ना जा करके एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जाएगी कंडेंसर में, कंडेंसर से तब जाएगी हीटिंग कॉइल में, हीटिंग वाल्व से होते हुए फिर तब कंप्रेसर में आएगी। इस तरह से हमारा ये साइकिल जो होगा वो
कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ें आजकल बहुत यूज़ हो रही हैं, हीट पंप रिकवरी सिस्टम और एक आपका कूलिंग सिस्टम। एक तीसरा सिस्टम और भी होता है, हीट रिकवरी सिस्टम। इसमें एट ए टाइम आप कूलिंग और हीटिंग दोनों पा सकते हैं। एक रूम में हीटिंग, एक रूम में कूलिंग, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप पा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच।